नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। और ये वक्त होता है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z की। शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां मॉनसून सत्र का आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के साथ अब भी जारी है। इस दरमियान हंगामे के बीच कई सारे ऐसे क्षण आए जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर मित्रवत कटाक्ष करता भी दिखा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जिसके मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, साथ ही विपक्ष ने अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सरकार को उनके घोषणा पत्र की याद भी दिलाई। 3.5 साल का समय निकल गया, लेकिन 3.5 साल के बाद में जो सरकार की नीयत है वो स्पष्ट दिखाई देने लगी है। कहने का मतलब ये कि विपक्ष ने मॉनसून सत्र में पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन साथ ही सरकार देने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश करता नजर आया। विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज के तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा नहीं की। तो सत्ता पक्ष ने भी मजबूती से हर आरोप का डटकर सामना किया, सवालों के जवाब दिए। कोशिश दोनों पक्षों की यही रही कि जनहित के मुद्दे, जनता के सवाल, इस पर अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। तो मॉनसून सत्र पूरा हंगामेदार रहा है। अंतिम दिन अब भी जारी है विधानसभा में। मॉनसून सत्र में चर्चाओं और प्रस्ताव, इनकी अहमियत क्या है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। मॉनसून सत्र में अपनी संख्या जानते हुए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष दरअसल ये चाहता है कि वो सरकार को जनहित के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर सके। विपक्ष ने पूरे सत्र में जनहित से जुड़े अलग अलग क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार मुस्तैद दिखी, तैयार नजर आई, हर सवाल का डटकर सामना करती नजर आई। वो चाहती है कि जनता के समक्ष एक मजबूत सरकार के तौर पर वो दिखाई पड़े। विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब भी दिया है और अभी भी दे रही है। आक्रामक कई ऐसे क्षण आए जहां दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बात हुई। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने आरोपों की बौछार, सवालों की बौछार और जवाबों का पलटवार दोनों दिखाई पड़ा है। और अभी भी सत्र का अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के नाम है, जारी है, देर रात तक जारी रह सकता है। दोनों पक्षों का इंपैक्ट जनता पर, छत्तीसगढ़ के लोगों पर क्या पड़ता है, यह देखना होगा। अब बात एक और अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने आज राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला। विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने का प्रयास चल रहा है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर दायर की गई 242 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारियों को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईडी को समन भेजने, छापेमारी करने, बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसके साथ ही साल 2018 में PMLA एक्ट में किए गए संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। तो आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ईडी की कार्रवाई करने को, उसके अधिकारों को जायज बताया है। ईडी को मिले अधिकारों को पूरी तरह उचित ठहराया। कांग्रेस का ईडी पूछताछ को लेकर होने वाले आंदोलन और उनके स्टैंड पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, जरा समझें, डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह कि कांग्रेस का मॉरल ग्राउंड अब खिसक चुका है। अर्थ यह कि जिस नैतिकता के तकाजे पर ईडी की पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके पैर के नीचे की जमीन इसके
आज के फैसले से खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक्शन को, उनके अधिकारों को पूरी तरह उचित बताया। कांग्रेस किस मुंह से अब ईडी से पूछताछ पर सवाल उठा सकती? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने से रही, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर कांग्रेस जरूर आरोप लगा सकती और लगा रही है। अब कांग्रेस के आंदोलन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक तौर के ऊपर सत्ता पक्ष बीजेपी भी पलटवार कर सकती है। तो अब देखना यह होगा कि अगर आने वाले दिन में कांग्रेस के नेता ईडी पूछताछ को लेकर विरोध प्रकट करते हैं तो क्या कहते हैं, और कांग्रेस के इन आरोपों का सामना सत्ता पक्ष बीजेपी कैसे करती है, यह भी देखना होगा। दोनों के रुख देखने काबिल होंगे आज के इस आदेश के बाद। मध्य प्रदेश की बात, 170 जनपद पंचायतों में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन पूर्ण हुआ, नतीजे आ गए। ज्यादातर पर बीजेपी काबिज हुई है। भाजपा ने जीत के लिए पहले दावे किए थे, जनता कार्यकर्ता का आभार भी जता दिया, तो कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के जीत के आंकड़े झूठे हैं। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। सीएम शिवराज ने 130 जनपदों पर जीत का दावा किया, तो वीडी शर्मा ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ग्रामीण क्षेत्र में नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, उसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 89 जनपदों पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी के आंकड़ों को झूठा बताया। वो नाम कांग्रेस समर्थित हैं जो वीडी शर्मा साहब ने अपनी सूची में दर्ज करा लिए। करीब आधा दर्जन से अधिक नाम ऐसे हैं। जबलपुर जिले की 4 जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित 2 जनपद अध्यक्ष चुने गए, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष का एक पद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया। इंदौर की बात करें तो इंदौर जनपद में कांग्रेस समर्थित 2 सदस्यों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी समर्थित अध्यक्ष की जीत हुई। चलिए, अब ये दावे कंटिन्यू रहेंगे। एक चरण हुआ, एक और चरण होगा, तब और दावे होंगे, फिर से उनको जुटलाया जाएगा। फाइनल जब आंकड़ा आएगा तब समझ में आएगा किसके दावे जमीन पर कितने अधिक सत्य रहे। खबर अब बिहार से, जहां के किशनगंज जिले के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। झारखंड के बाद अब बिहार के किशनगंज जिले के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया। किशनगंज के मुस्लिम इलाकों में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है और रविवार को क्लास लगती है। मामले की जानकारी लगने पर बिहार शिक्षा विभाग ने किशनगंज के डीईओ को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। हम लोगों ने वहां के डीईओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। किशनगंज जिले के सरकारी स्कूलों में जहां 60% बच्चे मुस्लिम हैं, वहां साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होता है। ये स्कूल किसके आदेश पर खुलते हैं और ये आदेश कब जारी हुआ, इसकी जानकारी न तो शिक्षा विभाग के पास है और न ही अधिकारी के पास। बता दें कि झारखंड में ऐसा मामला पहले सामने आ चुका है, जहां जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया था। तो बिहार के किशनगंज में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश का दिन बदलने के मामले में भले ही शिक्षा विभाग ने डीओ को नोटिस अब दे दिया, पर सवाल ये उठ रहा है आखिर ये हुआ कैसे और इसकी भनक कैसे नहीं लगी। इसके पीछे की वजह इसको भी आप डिकोड कर लें। सबसे पहली बात तो यह कि बिहार का किशनगंज जनपद उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले से सटता है, लगा हुआ है। ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल होने के साथ बांग्लादेश के फेरिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। साथ ही जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आंकड़ों की माने तो यहां के सरकारी स्कूलों में तकरीबन 60% से अधिक छात्र मुस्लिम वर्ग के हैं। हालांकि राज्य शिक्षा विभाग यहां के सरकारी स्कूलों के बदले साप्ताहिक अवकाश से खुद को अनजान बता रहा है और डीओ को नोटिस देकर एक तरह से इस मामले पर फिलहाल थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश। साप्ताहिक अवकाश बदलना, उस पर डीओ को पता नहीं होना, डीओ को नोटिस देकर इस मामले को क्या टालने का प्रयास हो रहा है या अब इसे उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस इलाके में खड़े हैं और ऐसे कई अन्य इलाके हो सकते हैं देश में। 2 जगह तो हम ही देख चुके हैं। इधर कर्नाटक के कन्नड़ जिले में एक स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या का मामला आज सारे देश में चर्चा में रहा।
वारदात बीती रात की है। अहम बात यह कि इस हत्या के पीछे कुछ कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई। ये तस्वीर प्रवीण नेतारू की है, जो कर्नाटक के बेल्लोर क्षेत्र के रहने वाले थे। मंगलवार रात प्रवीण नेतारू की बर्बरता से हत्या कर दी गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग बीजेपी नेता की दुकान के सामने पहुंचे और उन्हें बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में प्रवीण की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर बाइक से आए थे। उन्होंने कुल्हाड़ी से प्रवीण पर हमला किया। इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। अहम बात यह कि हत्या के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो फिर एक गंभीर घटना है, एक के बाद एक होती हत्याएं। हत्याओं के पीछे कट्टरपंथी संगठन का हाथ होने का आरोप निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। यह कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, जरा डिकोड करें। पीएफआई, जिस संगठन का नाम आप बार बार सुनते हैं, उसके बारे में यह बात जान लीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बैन संगठन सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर एक गुप्त संगठन बनाने की तैयारी कर रहा है। पीएफआई के खिलाफ कई अलग अलग हिंसक वारदातों की जांच जारी है, एजेंसियां कर रही हैं। पीएफआई के ठिकानों पर इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम का दस्तावेज मिला है, जिसमें भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का खुलासा हो चुका है। पीएफआई देश के वर्ग विशेष का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी घटनाओं के लिए तैयार करता है, और ऐसा काम करने के लिए आप इसे एक तरह से स्लीपर सेल का या उसका एक एजेंडा मान सकते हैं। वैसे साल 2007 से पीएफआई समेत कई कट्टरपंथी संगठन जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, लेकिन लगातार इनका विस्तार होना, इनके पैर पसारना, जरूरत है इन पर अंकुश लगाने की, सख्त कदम उठाने की, इनका दायरा घटाने की। नफरत फैलाने की राजनीति कई सारे लोग करते हैं देश में, शायद उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। एआईएमएम के अध्यक्ष ओवैसी ने 2 ट्वीट्स किए जिस पर विवाद उठा। ओवैसी ने ये ट्वीट्स कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की जाने वाली सेवा और उन पर की जाने वाली पुष्प वर्षा को लेकर किए। देखिए, एक बार फिर से ओवैसी विवादों में हैं और इस बार विवाद की वजह है ओवैसी के कुछ ट्वीट्स, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ट्वीट में ओवैसी लिखते हैं, पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़िए नाराज न हो जाएं। यूपी सरकार ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी, ये भेदभाव क्यों? एक और ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिसका जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहकर दिया कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती, ओवैसी वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी बयान नहीं देते, फूल बरसाने पर होते हैं परेशान। कुल मिलाकर ओवैसी ने कांवड़ियों के बहाने एक बार फिर अपनी सांप्रदायिक राजनीति को खाद पानी देने की कोशिश की है। तो वैसे अब ओवैसी के बयान पर देश को बहुत ज्यादा हैरत नहीं होती। आपको बता चुके हैं कि ओवैसी अक्सर विवादित बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं और उसी वजह से सुर्खियों में आते हैं। लगातार ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या इसके अंजाम से वो पूरी तरह अनजान हैं, इस बात को भी डिकोड कर लें। ओवैसी निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष की सियासत करते हैं, अपने वोट बैंक को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक मौजूदा सरकार से, व्यवस्था से असंतुष्ट रहे और इसी के चलते वो इस तरह के बयान देते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हवा देते हैं, जिन्हें हम सांप्रदायिक कह सकते हैं। इसका सीधा फायदा ओवैसी को यह मिलता है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिल जाती हैं, जैसे आज फिर मिल गई। इसके साथ ही एक वर्ग विशेष का समर्थन उनको हासिल होता है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद महत्व बढ़ता है, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। वैसे ओवैसी जैसे बयान देते हैं, देश का भला तो कतई नहीं होता, सामाजिक सद्भाव का निश्चित तौर पर बंटाढार होता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है और सिद्धांत को मानने वाले ओवैसी इस बात की फिक्र भला क्यों करेंगे जिनका सिद्धांत है आप सुर्खियां बटोरें, अपनी राजनीति चमकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त में लाभ देने वाली योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस दिशा में कोई रास्ता निकालें। अपेक्स कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया। ये नोटिस कई मायनों में बेहद अहम है। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक फंड से तर्कहीन मुफ्त की चीजें बांटने वाली योजनाओं पर लगाम कसने दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य पहले से भारी कर्ज के बोझ का सामना कर रहे हैं और इस तरह की मुफ्त उपहार योजनाओं का भार अंततः टैक्स पेयर लोगों पर ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सहमति व्यक्त की है कि उपाध्याय की याचिका में उठाया गया मुद्दा गंभीर है। तो आप तो जानते ही हैं, चुनाव में आपने देखा होगा, नेताओं को देखा होगा, फ्री में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, इन सब की लिस्ट वो बनाते हैं। और फ्री फॉर ऑल वाली पॉलिटिक्स को अब जरा आप समझ लें, डिकोड कर लें। सबसे पहले एक फैसले को जान लीजिए। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामलों में 2013 में फैसला आया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून स्पष्ट है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत चुनावी घोषणा पत्र में वायदों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। हालांकि इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी तरह के मुफ्त उपहारों का वितरण निसंदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। लोग इसके फेर में आते हैं। वैसे एक गंभीर मसला है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है। वित्त आयोग को अलग अलग राज्यों को पैसा आवंटित करते समय उनका कर्ज और मुफ्त योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि वित्त आयोग इस मुद्दे की जांच करने के लिए सही प्राधिकरण है। अब यहां पर आप जरा इस बात को भी जाने समझें। शीर्ष अदालत ने 2 जुलाई 2019 को सीधे नगद हस्तांतरण योजनाओं और मुफ्त के खिलाफ एक अन्य याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और कुछ राज्यों को नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2020 को नोटिस का जवाब दिया था। अब देखते हैं इस पर आगे होता क्या है, क्योंकि चुनावी तौर के ऊपर यह चलन काफी पुराना है। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक दावा किया जिससे पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई। देखिए, ममता कैबिनेट के दिग्गज मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत में भूचाल के हालात हैं। टीएमसी के कई विधायक पार्टी मुखिया ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के एक दावे ने सत्ताधारी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी। मिथुन का दावा है कि टीएमसी के करीब 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और 21 विधायक तो सीधे सीधे उनके कांटेक्ट में हैं। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। বাকিটা আপনি হিসাব করুন। ऐसे में बंगाल के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है, क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक खेला होने वाला है? खैर, मिथुन ने उनके दावे को ट्रेलर मात्र बताते कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके लिए सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ट्रेलर तो सुर्खियों में आ चुका है, लेकिन क्या वाकई पिक्चर वैसी होगी जैसा ट्रेलर बताया जा रहा है? आपने अभिनेता सिनेता बने मिथुन चक्रवर्ती का सियासी दावा सुना। अब इस दावे के पीछे का जो सियासी पक्ष है, पहलू है, जरा इस बात को भी डिकोड करें। भले ही बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत हासिल हुआ, लेकिन टीएमसी के कुछ विधायक लंबे वक्त से पार्टी मुखिया ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। वक्त वक्त पर ये विधायक अपनी पीड़ा जाहिर करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई हुई नहीं है। अभी शारदा, नारदा, रोज वैली जैसे घोटालों की आग सुलग ही रही और इतने में नए सिरे से सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले ने पार्टी विधायकों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब पृथक उत्तर बंगाल की मांग को दरकिनार करने से भी पार्टी के कई विधायक नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे वक्त में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के इस दावे ने बंगाल के सियासी गलियारे में हलचल तो मचा दी है, लेकिन जैसा हमने कहा कि क्या वाकई ट्रेलर के मुताबिक फिल्म होगी, क्योंकि उन्होंने कहा भी थोड़ा इंतजार कीजिए, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वहां दोनों पक्ष चौकन्ने हो गए। बात अब जरा पड़ोसी मुल्क की करते हैं, जिसके हालात कुछ अच्छे नहीं है। बात बांग्लादेश की हो रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर पड़ रही। ये है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है और यहाँ की अर्थव्यवस्था
दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था माना गया, लेकिन अब हालात बिगड़ चले। हालात ये हैं कि बांग्लादेश ने डीजल से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिया है ताकि तेल के आयात बिल को कम किया जा सके। इसके अलावा बांग्लादेश की केंद्रीय बैंक ने डॉलर कम होने के कारण लग्जरी सामानों के आयात में भी कमी लाने का फैसला किया है। बांग्लादेश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $4.5 अरब के कर्ज की मांग की है ताकि खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखा जा सके। IMF के पास जाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि बांग्लादेश भी अब उन देशों की सूची में आ चुका है जो इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो अब ऐसे हालात बांग्लादेश में क्यों बने हैं, वहां पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर कई सारे विश्लेषण हैं। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका की हालत दुनिया ने देखी है, देख रही है। वैसे हालात ना बने, इसके लिए बांग्लादेश को वाकई अभी से कुछ कदम उठाने चाहिए। कुछ उन्होंने उठा लिए हैं। आने वाले वक्त में इसका असर क्या वाकई उनके लिए पॉजिटिव रहता, ये देखेंगे। फिलहाल न्यूज डिकोड में आज इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे रात को 8:55 पर। तब तक अपना और परिवार का अच्छी तरह ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।